आज आप सभी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपका स्वागत है और अभिनंदन भी है कि आपने टाइम निकाल के इसके लिए टाइम निकाला है। तो ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? एक्चुअली जब ये 2020 में एजुकेशन मिनिस्टर में इसको लॉन्च किया था, तो बात है कि ये सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2022 से होगा, लेकिन तब तक सभी को मालूम होना चाहिए कि ये है क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये पहले सभी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद सीबीएसई ने सभी टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे दिया। इसके बाद सीबीएसई ने कहा कि सभी पेरेंट्स को भी इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब तक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है ये। Yeah, okay. Can you see my shared screen? Yes, Dada, it's visible. Yes, okay. Yes, sir. So, yeah. Thank you. So, ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में what every parent must know and do. So, this is actually PPT जो है वो CBSE सेंटर ऑफ एक्सलेंस पुणे ने बनाई है और हमको भेजी है। तो इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, रूल था, तो मैकॉलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलती थी और समय के हिसाब से उसमें चेंजेस होते गए। जब आज़ादी मिली तब भी 1948 में भी एक नया कमीशन आया था, राधाकृष्ण कमीशन आया था। 1952 में मुदलियार कमीशन आया था और सबसे फेमस 1964 में कोठारी कमीशन भी आया था। देन 1986 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो समय पे चेंजेस होते गए एजुकेशन में और अभी जो है वो लेटेस्ट दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसका मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द विजन ऑफ दिस पॉलिसी? डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम deeply rooted in Indian ethos, which has the capability to provide high quality education to compete in the global world. तो जो अपना इंडियन कल्चर है या भारतीय संस्कृति है, उसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी बच्चों को होना चाहिए। या जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी नई पॉलिसी बनाई जाएगी, में एकेडमिक्स के साथ साथ जो बच्चों का आत्मिक विकास है वो भी कैसे हो सकता है, ये मुद्दों पे ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। देन इसमें एक विजन में एक ऐसा पॉइंट है, a sense of respect towards fundamental duties and constitution of India and have a deep bond with the country. एक देशभक्ति की भावना भी बच्चों के मन में कैसे हो सकती है, इसके लिए भी इस पॉलिसी में सोचा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, डेवलप ए सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए ग्लोबल वेलबींग, thereby reflecting a truly global citizen. इसका मतलब यही है कि इंडियन बाय हार्ट बट बाय थॉट, ग्लोबल बाय थॉट। सो दिस इज द विजन ऑफ दिस पॉलिसी। अब इसमें ये पॉलिसी जो है वो इंडिया के सभी लोगों, इंडिया में क्या सिचुएशन है उसका स्टडी किया था, उस हिसाब से उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया था। तो फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें जेंडर आइडेंटिटीज, पर्टिकुलरली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, अभी भी देश के कुछ बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, या ट्रांसजेंडर जो है मतलब उसके लिए भी थोड़ा सा समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। तो उनके लिए भी एजुकेशन का एक माहौल बनाया जाए।
देन सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, एससी, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज के लिए क्या हो सकता है, या जोग्राफिकल आइडेंटिटीज सच एज स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां से तक पहुंचने के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है, तो उनके वहां तक एजुकेशन कैसे पहुंचाया जा सकता है। या कुछ में डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया। तो इस टाइप्स की जब बच्चा छोटा होता है तो ये जो डिसेबिलिटीज होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं, ये पहचानना, माता अभिभावक इसे पहचाने और जितने जल्दी हो सकती है उसके बारे में सोचें, टीचर्स के साथ डिस्कस करें और इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसे आप सभी को याद होगा कि कुछ साल पहले एक आमिर खान की मूवी आई थी जिसमें डिसलेक्सिया पे बनाया गया था। उसने वो मूवी का नाम याद है किसी को? तारे जमीन पर। यस, तारे जमीन पे। यस यस। तो उसमें मतलब ऐसे जो लर्निंग, ये बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज है और इसमें सभी शिक्षक या पेरेंट्स भी उसको पहचाने। अभी जो इसमें चेंज जो हुआ है, देखिए प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर जो था ये था कि जब बच्चा 6 साल से लेके 16 साल तक, मतलब 10वीं तक, और उसके बाद दैट इज 10+2 पैटर्न होता था। सो इस 10+2 पैटर्न में जब बच्चा 6 साल का होता था तो क्लास 1 में आता था, और फिर 10वीं तक वो 16 साल का हो जाता था, और देन 11th-12th में 18 साल का, जब 12th उसका हो जाता था तो 18 साल का। अभी इस पैटर्न में, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। दैट चेंज इज लाइक दिस, न्यू पेडागोजिकल एंड एक्शनल स्टेज है ये। 5 साल में क्या है, 3+2, मतलब बच्चा जब 3 साल का होता है तब से ही उसका ब्रेन का डेवलपमेंट चालू होता है। इसलिए नया एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि इन बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी या बाल वाटिका ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे अपने चिन्मय विद्यालय में शिशु वाटिका है, वैसे या नए पॉलिसी में नाम दिया है बाल वाटिका होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब 3 साल का होता है तब से इस बाल वाटिका में या आंगनवाड़ी में स्कूल से उसका जुड़ाव चालू होना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे का 80% दिमाग या ब्रेन का डेवलपमेंट जो है, बच्चा जब तक 8 साल का हो जाता है तब तक 80% उसका दिमाग का डेवलपमेंट हो जाता है। इस इवन हमें एक महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सबको मालूम है कि अभिमन्यु ने जो सीखा था चक्रव्यूह भेदन, वो तो जब पेट में था सुभद्रा के तभी सीखा था। ये कहानी तो सबको मालूम है, मतलब एजुकेशन तब से चालू होता है इनफैक्ट। तो अभी एनईपी के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है आपका 3+2+3+3+4। तो पहले 5 साल जो है ये 3 साल आंगनवाड़ी बाल वाटिका के और दूसरे साल क्लास 1 एंड क्लास 2। तो इसका मतलब ये है कि दिस अप टू क्लास 2, ये जो 5 साल है इसमें एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इट इज मल्टी लेवल, प्लेवे मेथड से होना चाहिए एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। जो भी सिलेबस इनका डिजाइन किया जाएगा वो इसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि इट शुड बी प्लेवे मेथड। सेकंड स्टेज जो है दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल की, दैट इज क्लास 3री से लेके 5वीं तक, यानी उसका एज ग्रुप जो है 8, 9, 10, 11। और इसमें भी जो सिलेबस बनाया जाएगा दैट इज अगेन प्लेवे मेथड से होगा, डिस्कवरी मेथड से होगा, एक्टिविटी मेथड से होगा। अभी मिडिल स्टेज जो है 6 to 8 में, दैट इज एज ग्रुप जो है 11 से लेके 14 तक, इसमें जो भी एजुकेशन होगा वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग टाइप पे, उसी पे बेस्ड उसका लर्निंग होगा उस बच्चों का। इसी में ही 6 to 8 में ही वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चों को दिया जाएगा, जिससे उससे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नया जो सिस्टम बनाया गया है एनईपी का, इसमें ये सभी स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स क्या है उसके लिए काफी स्कोप है। थिंकिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, अभी जो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है, भले आपको अच्छा लगे ना लगे, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन आपको पढ़ना ही है। तो उसमें अभी उन्होंने चेंज किया है कि आप वही सब्जेक्ट ले सकते हैं
वो उस सब्जेक्ट चूजन में चॉइस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ये साइलेंट फीचर्स ऑफ स्टेजेस इन स्कूल जो अभी हमने डिस्कस किया है, दैट फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज एंड हाई स्कूल स्टेज, ये अभी हमने डिस्कस किया था। देन व्हाट दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट मेनली लर्निंग इन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5th क्लास 8th, कक्षा 5 उसकी मातृभाषा में हो तो बच्चा जल्दी समझ सकता है और उसका अच्छे से विकास हो सकता है, ऐसा इस एनईपी के हिसाब से है। तो क्या जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो बाय लैंग्वेज मान लो इंग्लिश भी चले प्लस मदर टंग भी चले, क्योंकि समटाइम्स जो बच्चों की भावनाएं होती हैं, यदि शब्द नहीं मिलते हैं तो बच्चा उस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए ज्यादा जोर जो है अप टू क्लास 5th मदर टंग में दिया हुआ है। So if it is Gujarat, it should be in Gujarati. If it is Telugu, Hindi, Kannada, English, Marathi, जो भी उस स्टेट में भाषा होगी उस मातृभाषा का उपयोग एजुकेशन में होना चाहिए। This is what this policy talks about. Then shift to competency-based teaching, learning and assessment. अभी हमने देखा कि 6th, 7th, 8th में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है एंड ये बाकी क्लासेस में जो अभी शिफ्ट हुआ एजुकेशन में, दैट इज शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। तो इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को, सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देना भी चालू किया है। तो यहाँ अपने विद्यालय में भी सभी टीचर जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है उसके ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग क्या होता है उसका भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो यहाँ दिन ब दिन आए दिन कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग टीचर्स के लिए चलते ही है। तो ये शिफ्ट क्या है? reducing curriculum to the core essential to minimize the rote learning। अभी क्या रोट लर्निंग में मतलब याद करो, लिखो, पेन पेपर टेस्ट, उससे ही ज्यादा होता है। केवल बच्चों को, अभी बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाता है, 95 आए, 80 आए, आजकल 60% तो कोई लगते नहीं है। फर्स्ट क्लास कोई बोलता है तो 10th क्लास में फर्स्ट क्लास का कोई मायना ही नहीं है आजकल, मिनिमम 90, 95 अबव चलता है। तो उसके लिए भी केवल मार्क्स से ही बच्चों का जजमेंट ना करें, उसके अलावा भी उसके टोटल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक है वो सब इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग में आ जाएगा। देन शिफ्टिंग ट्रेडिशनल assessments to competency focused, then promoting sports integrated and art integrated learning in classroom for holistic development। So holistic development यानी उसका बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए इवन जो सब्जेक्ट्स है वो स्पोर्ट्स में कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं, या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग सभी सब्जेक्ट में कैसा हो सकता है। अभी आर्ट इंटीग्रेटेड पे ही सीबीएसई का भी काफी जोर है, एंड इवन अपना जो सीसीएमटी एजुकेशन सेल है उन्होंने भी काफी ट्रेनिंग दिया है अपने सभी टीचर्स को कि आर्ट इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में। तो दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अभी इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट एंड ट्रैकिंग student progress across the school years, all 3rd, 5th and 8th। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि 3री, 5वीं और 8वीं में बच्चों का एग्जाम होगा। इवन बोर्ड एग्जाम्स जो है 10th एंड 12th में होते थे, these बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू, ये एग्जाम्स तो होंगे ही, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसे 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मेडिकल के लिए या आईआईटी के लिए, तो उसके लिए बच्चों को 10th के बाद ही कहीं ना कहीं कोचिंग में चला जाता है बच्चा। तो ये पॉलिसी इन्होंने ऐसी डिजाइन की हुई है कि इसमें टू एलिमिनेट द नीड ऑफ कोचिंग क्लासेस के बच्चों को आवश्यकता ही ना पड़े, इस हिसाब से सिलेबस उन्होंने डिजाइन किया है।
तो आजकल हम अभी देखते हैं कि बहुत से बच्चे 10th के बाद पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, पूना, बॉम्बे, जहां भी उनको सुटेबल लगता है वहां ऐसे कोचिंग क्लासेस में चले जाते हैं। तो इस एनईपी में इस बात पे विशेष ध्यान दिया गया है कि इन बच्चों को कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता ही ना पड़े। देन 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जो पहले जो एचआर था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका ही नाम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन जो है रिपोर्ट कार्ड है, उसमें केवल नंबर ही नहीं होंगे कि साइंस में इतने मिले या ईवीएस में इतने मिले, मैथमेटिक्स में इतने मिले, इंग्लिश में इतना मिले, ये नहीं है, लेकिन बाकी भी उसकी जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन्स है वो भी ध्यान में रख के बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। देन बैक मुझे भी मिलेगा गेस्ट ना, इससे हम देख सकते हैं कि 10 दिन उन्होंने ऐसे रखे हैं कि बैग लेके बच्चों को स्कूल में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि उस वक्त जो वोकेशनल एजुकेशन होगा, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा, कुछ ना कुछ जो लोकल लेवल पे जो भी होता है उसका ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कोल्हापुर है, कोल्हापुर में कोल्हापुर की चप्पल बनती है मान लो, तो वो भी एक स्किल है, वो कैसे बनाते हैं, या इस टाइप्स की कोई भी कारपेंट्री है या बगीचा है, गार्डनिंग है, इस टाइप्स के ऐसे कुछ एक्टिविटीज होगी जिससे बच्चा भी एंजॉय कर पाएगा, इसलिए इसको कहा गया कि मस्ती की पाठशाला। अब उस दिन बैग इट इज ऑलमोस्ट बैगलेस स्कूल फॉर 10 days। तो बैगलेस मतलब अभी हम देखा जाए तो बच्चों का किताबों का या कॉपी का ही बोझ इतना होता है, इतना वेट उसका वजन इसका होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे के वजन से ज्यादा वजन तो उसके कॉपी किताबों का है। तो इससे भी थोड़ा सा राहत दिलाने के लिए ये मस्ती की पाठशाला या बैगलेस डेज का कंसेप्ट इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। देन 10 days बैगलेस पीरियड ड्यूरिंग ग्रेड 6, 7, 8। 10 अभी हमने देखा कि ये होगा 6, 7, 8 में होगा, और इसमें जो है एम्फसिस ऑन वोकेशनल कोर्सेस पे होगा, एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेड्स, क्राफ्ट्स एंड करियर्स। Then no school dropouts bring children back to school। अभी भी अपने देश में ऐसे बच्चे हैं कि पहले 3वीं 4वीं तक मान लो स्कूल में आता है, उसके बाद स्कूल छोड़ देता है। रीजंस में भी मेनी ना, तो हो सकता है फाइनेंशियल समस्या हो, ये समस्या हो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या इनको भी स्कूल में लाना चाहिए, इन्हीं बच्चों को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए भी विशेष ध्यान इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे दिया हुआ है। या फिर उन बच्चों के लिए क्या ओपन स्कूलिंग सिस्टम हो सकता है, NIOS एंड दैट इज ओपन स्कूल्स हो सकता है क्या, ताकि बच्चा भले स्कूल में ना आए लेकिन उसका एजुकेशन चलना चाहिए। देन की फीचर्स ऑफ दिस पेडागॉजी, that is competency based education, integration of subjects, ये हमने अभी 1 by 1 देखा है। then development of scientific tempers, then no SILOS among subjects learning, then emphasis on digital literacy। आजकल कोडिंग जो चल रहा है कंप्यूटर में, डिजिटल का जमाना है आजकल, और आजकल हम बहुत से ऐड देखते होंगे मोबाइल पे या टीवी पे या किसी भी ऐप में कि कोडिंग सीखो, है ना। तो ये कोडिंग पे भी एनईपी में ध्यान दिया है कि एम्फेसिस ऑन डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इथिकल एंड मोरल रीजनिंग। तो इनकी किताबें भी ऐसी बनाई जाएगी, NCERT या SCERT जो है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी इनका सिलेबस ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि इनमें कोडिंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देन प्रमोशन ऑफ मल्टी लैंग्वेज टीचिंग, देन
जैसे अभी आर्ट इंटीग्रेशन में आपने शायद देखा होगा कि महाराष्ट्र जो है उड़ीसा के साथ पेयरिंग बनाया है, तो अपने यहाँ के बच्चों को उड़ीसा का जो कल्चर है उसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए कुछ बच्चों को एक ओडिया सॉन्ग भी सिखाया गया, प्लस वहाँ का जो उड़िया कल्चर है ये अपने यहाँ के महाराष्ट्र के बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आसपास के स्टेट में क्या चल रहा है, उनका खान पीन कैसा है, उसका रहना कैसा है, तो किस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ये भी अपने बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसलिए अभी सीबीएसई ने भी ये किया है कि सभी स्टेट्स को पेयरिंग किया है, जैसे अपना महाराष्ट्र है उड़िया के साथ, या दिल्ली जो है वो नागालैंड के साथ किया है, मतलब एक स्टेट के बच्चों को दूसरे स्टेट का भी नॉलेज होना चाहिए। देन पेरेंट्स शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई, समटाइम्स बच्चा जब छोटा होता है, ये कुछ पॉइंट्स हमने अभी देखे थे, फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती है या लर्निंग डिसेबिलिटीज जस्ट लाइक डिसलेक्सिया, या अर्ली डिटेक्शन मींस अर्ली हेल्प। यदि बच्चों की बचपन में ही यदि पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है तो उस पे पहले से ही ध्यान दिया जाए। यदि पहले से ही आपकी समझ में आता है कि बच्चों की क्या समस्या है तो उसे जल्दी से जल्दी हेल्प मिल सकती है, और अभिभावकों को भी इन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों के साथ भी ये डिस्कस करना चाहिए। Then parents should attend the sessions that will be organized by the schools. Sometimes ये पहले क्या होता था कि बच्चा स्कूल में आता था और ये था कि अब वो शिक्षक जाने और वो बच्चा जाने, उतना ध्यान नहीं होता था क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, उतना समय भी नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पेरेंट्स का बच्चों पे विशेष ध्यान होता है। इवन आज के जमाने में भी पेरेंट्स भी बहुत बिजी होते हैं, उनके पास भी उतना समय नहीं होता है ना, लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो बच्चे की क्या समस्या है ये शिक्षक अपने एंगल से देखता है। तो ऐसे स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टाइम टू टाइम पेरेंटिंग पे या गुड पेरेंटिंग पे सेशंस लेते हैं, तो सही ढंग से बच्चों की समस्याओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे जब भी सेशंस होंगे तो ऐसे सेशंस अभिभावकों को अटेंड करना चाहिए। Then parents are expected to work closely with school to deal with substance abuse, sexual orientations and other adolescence issue. हालांकि ये बड़े बच्चों के लिए है, 9th-10th के बच्चों के ऊपर ये थोड़ा सा अभी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपना बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या करता है, उसके दोस्त कौन है, कौन सी लैंग्वेज यूज करता है वो, है ना। ये सब आजकल क्या सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है और बच्चों को सब पता चलता है आजकल। इनफैक्ट हमसे ज्यादा नॉलेज तो आजकल बच्चों को है, तो इस एंगल से भी सोचना चाहिए और बच्चा क्या देखता है क्या नहीं देखता है, उसके दोस्त कौन है, मोबाइल पे कितना एक्टिव रहता है, ये सब चीजों को हमें देखना है, ये अभिभावकों से अपेक्षा है। Then stay updated. Information about the activities in school and child's progress. जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती है उसके ऊपर सभी पेरेंट्स का ध्यान होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है स्कूल में और अपने बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, उसका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचा है, नहीं आया है तो उसको क्या क्या दिक्कतें हैं, ऑल दिस थिंग्स देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी मैंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अभी तक 78 है, मतलब इतने लोग, इतने अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जागरूक है कि क्या है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल से कोई मैसेज आया है, क्योंकि मैसेज तो कल रात को 10 बजे भेजा था, इसके बावजूद भी इतने 78 विद इन वन डे लगभग 78 पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पे है। दिस इज गुड थिंग कि हम सभी अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति कितना अलर्ट है ये दिखाते हैं। देन जो पोर्टफोलियो होता है, प्रोवाइड रिव्यू एंड फीडबैक। देन पेरेंट्स बी वॉलंटियर्स फॉर नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और फील्ड विजिट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशंस, एनुअल फंक्शंस, स्कूल मैगजीन।
जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होते हैं उसमें भी अभिभावकों का उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, जैसे यहाँ विद्यालय में खेल मेला होता है, तो मैंने देखा है कि कुछ अभिभावक स्कूल में आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इससे क्या है कि बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है और टीचर्स को भी लगता है कि यस, मतलब सोसाइटी का एक इन्वॉल्वमेंट विद्यालय के साथ बन जाता है। एक केवल बच्चे का ही नहीं, तो उस अभिभावकों का भी जुड़ाव स्कूल के प्रति हो जाता है और डेफिनेटली बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। या कोई एग्जीबिशंस हो या एनुअल फंक्शंस हो या स्कूल मैगजीन में हो, देन एक्सपोजर लेक्चर बाय पेरेंट्स स्पेशलिस्ट। अब देखिए, अब जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, किसी के अभिभावक हो सकता है, किसी का डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आईएएस हो सकता है, कोई आईपीएस हो सकता है, कोई एमबीए हो सकता है, डिफरेंट जॉब में सभी है। तो क्या इनका फायदा बाकी स्कूल के बच्चों के लिए हो सकता है क्या? मान लो कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर आ गया स्कूल में, उनको बुलाया और उन्होंने टॉक दे दिया, या कोई एसडीएम या आईएएस आईपीएस है, वो स्कूल में आके बच्चों को कोई टॉक दे दिया, या कोई सीए है, वो स्कूल में आया और उन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। तो इसी तरह अभिभावक का इन्वॉल्वमेंट स्कूल में बढ़ेगा। तो जो भी ऐसे स्पेशलिस्ट है किसी भी फील्ड में हो, भले बिजनेस में हो, इन एनी फील्ड, वो आगे आ सकते हैं और अपने ज्ञान का सदुपयोग इन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट स्पेशली मेंशन्ड इन दिस एनईपी। देन पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पीटीएम या पीटीए या पीटीएम में यहाँ तो है ही कमिटी है ही, तो उसमें भी अपने क्लास का कौन रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ डिस्कस करें क्या समस्या है ना, स्कूल के लिए क्या समस्या हो सकती है, वो समस्या हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी संस्था हो, जैसे विद्यालय संस्था है, ये किसी केवल एक व्यक्ति के नहीं, ये सबकी है। कोई स्कूल होता है तो बच्चों का स्कूल है, माता पिता का स्कूल है ना, अब मैनेजमेंट एक बॉडी है, ये सब मिलके उस विद्यालय को चलाते हैं। कोई एक आदमी इसको नहीं चलाता है, एक टीम है, एक टीम मिलके इस विद्यालय को चलाते हैं। तो जितना हिस्सा इसमें बच्चों का है या मैनेजमेंट का है, उतना ही सहभाग इसमें अभिभावक का भी है। देन पार्टिसिपेट इन इवेंट्स फॉर पेरेंट्स इन स्कूल। अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, अभी तो स्थिति थोड़ी सी विकट है, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन कभी ना कभी ये नॉर्मल तो होना ही है। तो उस वक्त जो भी एक्टिविटी स्कूल में हो, तो समय निकाल के पेरेंट्स भी ऐसे एक्टिविटी में आएंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो बहुत ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन सकता है। देन लास्ट स्लाइड, इन्वॉल्व इन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स बाय स्कूल। तो कम्युनिटी में भी पहुंचना है, समाज तक पहुंचना है। आप इस बच्चों के माध्यम से हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, समाज सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, ये भी सोच सकते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो अपने विद्यालय से संबंधित जो है वो इस पीपीटी में लेके आज उसका प्रेजेंटेशन दिया था। अभी वैसे तो ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा है, जब इसको कस्तूरी रंगन ने ड्राफ्ट किया था तो कुछ पॉइंट्स हमने जो स्कूल से जुड़े हैं वो यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा कॉलेज के लिए क्या गाइडलाइंस है वो भी बहुत बड़ा उन्होंने लिखा है उसके ऊपर भी। तो अपने स्कूल से संबंधित जो था वो आज हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो थैंक यू। इससे संबंधित यदि आप कुछ भी क्वेरी हो, जानना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हरिओम दादा। हाँ हरिओम दादा, मेघा भरतिया, पलक भरतिया की मम्मा। दादा तो सिलेबस चेंज होगा क्या सीबीएसई का? ये अभी नहीं, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है 2022 में से, है ना। हाँ 2030 तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। जो जो एक्सपेक्टेशंस है 2030 तक सब कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू दादा। हाँ मतलब सिलेबस हो सकता है कि वही हो, लेकिन उसमें कुछ एडिशंस किया जाएगा कि इसे डे टू डे लाइफ में कैसे जोड़ा जा सकता है, बच्चों के अनुभव से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस हिसाब से।
बहुत अच्छा सवाल था। और किसी को कोई डाउट या फिर कोई क्लेरिफिकेशन अगर चाहिए है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली। दादा मुझे हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम दादा। हरिओम दादा। राजेश की मम्मी हाँ बात कर। हाँ बोलिए ताई, बोलिए आपने ये प्लीज। हाँ आपने जो अभी इंफॉर्मेशन हमको दिया है हाँ हाँ तो ये अपने स्कूल कब से फॉलो करेगा? ये ऐसा है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हम फॉलो कर ही गए हैं। अपने यहाँ जैसे इन्होंने बाल वाटिका का मेंशन किया था, तो अपने यहाँ शिशु वाटिका है ही, हाँ है ना। या वैल्यू एजुकेशन का कहाँ है, तो जैसे ये चिन्मय मिशन का स्कूल है, तो उनका जो सीवीपी है ना, मतलब बहुत से पॉइंट तो ऑलरेडी है। और जब ये ड्राफ्ट बनाया गया था, तो जो अपना सीसीएमटी का एजुकेशन सेल है, या चिन्मय मिशन का हो, या सत्य साई बाबा का हो, या रामकृष्ण मिशन का हो, या आर्ट ऑफ लिविंग का हो, इसमें इनमें जो एजुकेशनिस्ट है उनसे भी उन्होंने विचार विनिमय किया ही था, और जो जो सब में अच्छा लगता था वो उन्होंने उसमें से लिया है। तो कुछ पॉइंट्स तो अपने यहाँ होते ही है। और अभी जैसे 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 गाइडलाइंस आती है सीबीएसई की, उस हिसाब से यहाँ बाकी पॉइंट्स भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हरिओम दादा। हाँ हरिओम। हाँ बोलिए ताई। गोयनका जी बोलिए। आवाज आती है? हाँ आती है। हरिओम। हाँ दादा फॉलो करना है ये सब कैसा हम लोगों से तो मोबाइल में नहीं होता, तो जो भी फॉलो करना है आप स्कूल स्टार्ट हो जब भी करो। कि दो बच्चे की ऑनलाइन शुरू हुए ना। हाँ 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 नहीं देखिए, अभी समय थोड़ा ऐसा है, ये समय कहीं अब चेंज हो जाएगा ना कभी ना कभी। तो अभी तो जल्दी, लेट्स होप कि जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, और जो जो भी हमने डिस्कस किया है ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा डेफिनेटली। सब बच्चे भी स्कूल में आने लगेंगे, खेल मेला होगा तो पेरेंट्स भी आने लगेंगे उसमें। ओके ओके। या बस वेट एंड वॉच नाउ। आवाज नहीं आ रही ज्यादा। जस्ट वेट एंड वॉच है ना। अभी के माहौल में तो नहीं है, लेकिन ये इनकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है ये। अभी तो जो है वो ही है, इस नथिंग कैन, अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। जितना हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन वही चलेगा फिलहाल तो। लेकिन इस दृष्टि से हाँ हरिओम। हाँ मैं मानवी की मम्मी बात कर रही हूँ। हाँ दादा ये जो नया सिलेबस आया है, जो नया बोल रहे कर शिक्षा देने के लिए, तो वो सभी स्कूलों में सरीका है या सिर्फ अपने चिन्मय में है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया। जहाँ जहाँ स्कूल्स है, सीबीएसई स्कूल्स है ना। नॉट ओनली सीबीएसई स्कूल, स्टेट वाले स्कूल में भी, सभी जगह ऑल ओवर इंडिया था। ओके तो ये सभी जगह बदलाव है ये। कंटिन्यू होगा या 2022 से? 2022 से। हाँ अभी तक इन्होंने जो भी इसमें पॉइंट्स रखे हैं उस हिसाब से सिलेबस डिजाइन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में वो ग्रेजुअली इंप्लीमेंट होना चालू हो जाएगा वो। अच्छा अभी तो मतलब नॉर्मल जैसे है वैसा ही चलने वाला है? हाँ दादा अभी तो आपकी वैसा ही आवाज नहीं आ रही। अभी तो वैसा ही चलने वाला है। चलेगा? हाँ ऐसा ही चलेगा। यस ओके थैंक यू। ये तो क्या है कि अभी आवाज आती है लोकेश दादा? यस दादा परफेक्ट। हाँ ओके तो देखिए अभी तो क्या है कि जब इसका 2020 में जब ये पॉलिसी आई थी, तो गवर्नमेंट का कहना था कि सभी को इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टीचर्स को होना चाहिए,
बच्चों को होना चाहिए, पेरेंट्स को भी होना चाहिए। होते थे डिबेट होते थे इसमें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, एवरीथिंग। तो उसमें से जो जो अच्छे पॉइंट से निकाल के बढ़िया ड्राफ्ट बना दिया, उसी एंगल से काम चालू किया है बीच में। तो ये उस हिसाब से चलेगा ये। दादा ऑनलाइन पढ़ाने में भी बहुत सारी तकलीफें आती है। सही है। ऑनलाइन हरिओम दादा। देखिए ऑनलाइन, यस हाँ यस सही। दादा मैं अथर्व चांडे की मम्मी बात कर रही हूँ। दादा आप मुझे नोट्स के बारे में पूछना है। आप हर साल किसके? नोटबुक 10 या 12 नोटबुक रहते हैं, बट इतने लगते नहीं है वो। ऐसा लगता है तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना तो इस साल कम मंगा सकते हो आप? अच्छा क्योंकि इतने लगते नहीं है दादा वो अलग नोटबुक। इशू है। अच्छा ठीक है, ये अलग पॉइंट है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, है ना। लेकिन मैंने आपका पॉइंट नोट किया है, आई विल ओके डिस्कस, दादा। है ना। जी 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 जी। ओके दादा, थैंक यू। दादा जी एक पेरेंट्स जी मीटिंग रखो ना, स्कूल में रखो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कहाँ से कोई नहीं, भाग नहीं जा पा रहा है, कैसे मीटिंग करेंगे ताई, है ना। नहीं अभी अभी तो हमने नहीं, स्कूल पहले बंद कर दिया पहले है। बोली थी अभी मैंने, तो नहीं अभी होगा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होना दादा, चाहिए, सबकी है इच्छा ना। है वो, सभी पेरेंट्स की इच्छा है दादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ताई। देखिए इसलिए तो कहा ना कि पेरेंट्स का सहभाग तो इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि स्कूल आपका है ये, है ना। Okay, related to NAP, if you have any doubt or any question, and you can ask. Otherwise, you can close. नो दादा। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी हर साल देखा होगा कि 9, 10, 11, 12 के बच्चे के लिए मोदी जी एक स्पीच भी देते हैं, है ना, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस साल भी वो वर्चुअल मोड में या ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ये जैसे बच्चों के लिए है, वैसे अभिभावकों के लिए भी है। तो उसमें एक लिंक दी है, जल्दी वो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी व्हाट्सएप पे। तो उसमें भी आप एक टॉपिक दिया है आपको भी लिखने के लिए। यदि आप कुछ उसमें लिखते हैं और भेजते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो आपको भी वो मोदी जी के साथ बात करने का, एक आध क्वेश्चन पूछने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज एटलीस्ट नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है उनका एक सर्टिफिकेट तो सभी को मिलना ही है। यदि आप उस लिंक में कुछ लिखने के लिए बोला गया है, लिखते हैं और भेजते हैं, तो इस बार तो कोशिश तो ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुणे की कि मैक्सिमम बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी सहभाग इसमें हो, है ना। तो मेरा आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जब लिंक आएगी तो आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और हो सकता है कोई इतना अच्छा लिखेगा कि उसको वहाँ अच्छा लगेगा, तो आपको मौका मिल सकता है एक आध क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पूछने का भी। जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके Yeah, so with this happy note, thank you so much, Principal Dada, for guiding us about NEP session. There are lots of things in NEP which will be coming in upcoming days for our parents. So this was a small introduction. I hope all the parents will be equipped with this upcoming knowledge. Thank you so much, all the parents, for joining with us. And yesterday night we sent the link, but I can see 73, 78, 80 parents were there at the point of time. So that shows your enthusiasm for our school and your responsibility for your child. Thank you so much. We will end with Shanti Path.
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दादा। हरिओम। हरिओम दादा, थैंक यू। हरिओम दादा। हरि